हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन में। दोस्तों, इमरजेंसी शब्द का मतलब आज लगभग हर इंसान को पता होगा, पर जब ये नेशनल इमरजेंसी सचमुच इस देश में 26 जून 1975 को पहली बार लगी थी, तब लोगों को वास्तव में पता चला था कि इस शब्द का दर्द कितना बड़ा था। दोस्तों, जब भी मॉल, थिएटर, हॉस्पिटल या ऐसी बड़ी बड़ी पब्लिक प्लेसेस बनती हैं तो वहाँ इमरजेंसी एग्जिट ज़रूर बनते हैं, क्योंकि अगर वहाँ आग लग जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो लोग वहाँ से निकल सकें। उसी तरह 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, हालांकि उसे आज़ादी नहीं कहेंगे, उस वक्त केवल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, क्योंकि आज़ादी के कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध ही नहीं है। तब जब देश को नए सिरे से खड़ा करना था तो देश के नियम, कायदे, कानून बनाए गए, जिसे संविधान कहते हैं। तो इस संविधान में भी किसी ऐसी गंभीर परिस्थिति जो देश में अचानक पैदा हो जाए, उससे निपटने के लिए इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो इमरजेंसी के तहत संविधान में क्या क्या लिखा गया है और इमरजेंसी को भारत में क्यों लगाया गया था, इन सब बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 18 के आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी से उभरी सिचुएशन से देश को बचाने के लिए प्रावधान दिए गए हैं और समय समय पर इसमें संशोधन भी किया जाता है। तो आगे ऐसी 3 स्थितियां हैं जिसके तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है: युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विरोध के उत्पन्न होने पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, या वित्तीय आपात पर। अब इनमें से तीसरे नंबर के इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 360 के अनुसार ये इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब भारत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर हो और वो दिवालिया होने वाला हो। तो ऐसी स्थिति में ये इमरजेंसी लगाई जाती है। इस दौरान केंद्र किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है। यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेता है। भारत में 1991 में गंभीर वित्तीय संकट पैदा हुआ था, तब भी ये इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगाई गई थी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के आपातकाल की, जो तब लगाया जाता है जब राज्य में यानी किसी स्टेट में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। इसे आर्टिकल 356 में दर्शाया गया है। हालांकि संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें किसी राज्य का नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। अगर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कुछ परिस्थितियां हैं जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर हैं, जिसकी वजह से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अब तक 100 से भी ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन राज्यों पर लगाया गया है। हालांकि राज्य का नियंत्रण राष्ट्रपति के पास जाता है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए राज्य के राज्यपाल को अधिकार प्रदान करती है। राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित भी रख सकता है और 6 महीने बाद भी अगर कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाए तो पुनः चुनाव की सिफारिश की जाती है। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग ज़्यादा बार हुआ है। ज़्यादातर मामलों में ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं। सबसे ज़्यादा 50 बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लगाया गया है। अब बात करते हैं उस पहले नंबर की इमरजेंसी की, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, जिसे भारत के इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। 26 जून 1975 में यह इमरजेंसी इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी। हालांकि इमरजेंसी राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है और उस समय के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन मोहम्मद अली ने आपातकाल पर अपनी हामी भरी थी, पर इस अध्याय की सूत्रधार इंदिरा गांधी ही थी। इस आपातकाल के लगने से होता यह है कि सरकार के पास असीमित अधिकार आ जाते हैं और नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। इस आपातकाल के लगने से आर्टिकल 19 खुद ब खुद निलंबित हो जाता है, जिसमें बोलने की आज़ादी, सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, पूरे देश में आने जाने, रहने और व्यापार करने की आज़ादी शामिल है। ये सब खत्म हो जाती हैं।
अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई थी कि 26 जून 1975 की सुबह रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इसको समझने के लिए हमें 1971 के समय में जाना होगा, जब इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। 1971 चुनावों में पहली बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ नहीं हुए थे, क्योंकि 27 दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी के कहने पर उस समय के राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी थी और मार्च 1971 में लोकसभा के चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। अब 1970 में लोकसभा को भंग करने का कारण था 1967 में हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। उन चुनावों में खासकर उत्तर भारत में पहली बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था और क्षेत्रीय राजनीतिक दल हावी होते जा रहे थे। तब उन्हें लगा कि जब अगली बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, और उनकी ये रणनीति काम आई और इंदिरा गांधी 1971 को हुए लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर आई। उस समय इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से जीती थी, जहां उनके विरोधियों ने राजनारायण को उनके खिलाफ खड़ा किया और राजनारायण ये सीट बहुत अंतर से हारे थे। पर राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया कि चुनाव उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और धोखाधड़ी करके जीता है, और वो 24 अप्रैल 1971 को ये मामला इलाहाबाद की हाई कोर्ट में लेकर गए और 8 आरोप लगाए, और इस केस पर फैसला 12 जून 1975 को आया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 2 बातों के लिए दोषी पाया। एक तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए और सरकारी अफसर की चुनाव में मदद लेने के लिए। अपना जजमेंट देते हुए अदालत ने 1971 के रायबरेली के चुनाव को रद्द कर दिया और कहा कि इंदिरा गांधी को अगले 6 वर्ष तक किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं होगा। अब इसके तहत इंदिरा गांधी को तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर कोर्ट ने इस फैसले पर 20 दिन का स्टे भी लगाया था और नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का समय दिया था, इसलिए इंदिरा गांधी को ये 20 दिन सोचने के लिए मिल गए। इस बीच इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जिसका एक फैसला 24 जून 1975 को आया, जिसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी फिलहाल प्रधानमंत्री बने रह सकती हैं, पर संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकती और उन्हें वो वेतन भी नहीं मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट की ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उधर दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के खिलाफ जन आंदोलन व्यापक तौर पर चल रहे थे, जिसमें जेपी यानी जयप्रकाश की रैली 25 जून को दिल्ली में आयोजित की गई और एक बड़ा जनसैलाब तब उमड़ा था। एक तो कोर्ट का फैसला जिसमें इंदिरा गांधी को आंशिक राहत दी गई थी और बड़े जनसैलाब का उनके खिलाफ खड़ा होना। इन चीज़ों से इंदिरा गांधी समझ गई कि वो अपनी कुर्सी अब नहीं बचा सकेंगी, इसीलिए 25 जून की रात को बिना कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों से और बिना मंत्रिमंडल की इजाज़त लिए उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद से आपातकाल पर हस्ताक्षर लिए। राष्ट्रपति ने एक बार भी उनसे नहीं पूछा कि आप क्या करने जा रही हैं। सुबह 6 बजे 8 कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई गई और उन्हें सूचित किया गया, पर एक भी मंत्री ने उनसे नहीं पूछा कि ये इमरजेंसी आप क्यों लगा रही हैं। और इस बैठक के तुरंत बाद ऑल इंडिया रेडियो पर जाके प्रधानमंत्री ने आपातकाल का ऐलान कर दिया और कहा कि देश में एक व्यक्ति के कारण जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसमें ये ज़रूरी है कि आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। अब ये इमरजेंसी देश की रक्षा के लिए थी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये हर कोई अच्छे तरीके से समझ सकता है। अब शुरू हुआ वो दौर जिसकी किसी भी भारतवासी ने कल्पना नहीं की थी। विपक्षी नेताओं, राज्यों में मुख्य सचिवों, सांसदों की गिरफ्तारियां करवाई गई और किसी को भी खबर नहीं दी गई कि उन्हें कहां रखा गया है। आपातकाल के पहले ही हफ्ते में 15,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। संविधान और कानून को तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया। अखबारों पर सेंसरशिप बिठा दिया गया। समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए नए नए कानून बनाए गए। परिवार नियोजन के नाम पर जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो सोच
से परे हैं। आखिरकार 19 महीनों के लंबे आपातकाल के बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म की गई। इमरजेंसी को खत्म करने का कारण ये था कि एक तो इंदिरा गांधी ये समझ गई कि इस तरीके से आपातकाल रहा तो स्थितियां धीरे धीरे खराब होती जाएंगी। दूसरा, इंदिरा गांधी ने एक खुफिया एजेंसी को एक काम दिया था कि वो पता करे कि अभी देश का मूड क्या है और अगर देश में इलेक्शन कराए जाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंदिरा गांधी को कहा कि अगर अभी इलेक्शन करवाए जाएंगे तो आपकी सरकार बहुमत लेकर जीतेगी, और यही वजह थी कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाया। और उसके बाद जैसे ही 1977 को चुनाव हुए, जनता ने इंदिरा गांधी को अपना फैसला सुना दिया और इंदिरा गांधी सरकार की करारी हार हुई। और जहां उन्हें 154 सीटें ही मिली, वहीं जनता पार्टी के गठबंधन को 295 सीटों की बड़ी बढ़त हासिल हुई। तो ये थी उस आपातकाल की कहानी जो अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाया गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।